साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने पेपर 2 में बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और पेपर 1 में हम लोगों ने अब तक आईआर लगभग 80% कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद पटना कलम हिस्ट्री के अंतर्गत, जिसमें आर्ट एंड कल्चर पूछता है, पटना कलम, उसके बाद मौर्य कला कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे मधुबनी पेंटिंग, पाल कला और मंजूषा कला, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आप लोग पीसीएस यात्रा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको वीकली टेस्ट होती है प्रीलिम्स और मेंस का, वो मिल जाएगा और रिलेटेड पीडीएफ भी मिल जाएगा और करंट अफेयर्स की चीज़ें भी मिलती रहती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्र ही वही है, मिथिला, दरभंगा वाला क्षेत्र, कुछ नेपाल में भी होती है, मधुबनी जिला, ये सब चीज़ें, ठीक है। देखिए, इसकी विशेषताएं देखते हैं। भित्ति चित्र है, यह क्या है, भित्ति चित्र है। घर की सजावट में काम आता है। धार्मिक चित्रों द्वारा इसको नोटेशन किया जाता है, जैसे राधा कृष्ण का चित्र, शिव पार्वती का चित्र, ठीक है। उसके बाद अंदर की कमरों में दीवारों पर इसका दिखाया जाता है। कोहबर की दीवारों पर दिखाया जाता है। कोहबर यानी कि ये बिहार में होने वाला शादी में एक विशेष प्रकार की रस्म है। पशु पक्षी के चित्र इस पर में दिखाए जाते हैं। उसके बाद इस चित्र के अंतर्गत, मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत, महिलाओं द्वारा घर के आंगन और चौखट पर जो पेंटिंग बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, अरीपन कहते हैं। क्या कहते हैं, अरीपन कहते हैं। और इस अरीपन में पीसे हुए चावल को पानी में मिलाकर रंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अरीपन में पीसे हुए चावल को पीसकर पानी में मिलाया जाता है और उससे दीवारों पे पेंट किया जाता है, चौखट पे, आंगन में पेंट किया जाता है, ठीक है। और इस कला में चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक रूप के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। मेनली दीवारों पर चित्र बनाया जाता है। चित्र उंगली से या फिर बांस की कुच्ची से बनाया जाता है, कुच्ची यानी कि लकड़ी, ठीक है। बट इसके इसी कारण ये चित्र उंगली से बनाया जाता है, ठीक है, या फिर बांस की कुची से। इसमें ब्रश वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यही कारण है कि यह पटना कलम में जितनी बारीकियां पाई जाती है उससे कम पाया जाता है किसमें, मधुबनी पेंटिंग में, क्योंकि पटना कलम में ब्रश वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इसमें स्वदेशी और स्वनिर्मित रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, स्वदेशी में ब्लैक रंग के लिए गाय के गोबर, ठीक है। देखिए, ब्लैक रंग के लिए गाय की गोबर, मिनट, क्या होता है, ब्लैक रंग के लिए गाय की गोबर में क्या मिलाया जाता है, कालिख मिलाया जाता है, कालिख यानी कोयला। सफ़ेद रंग के लिए चावल को पीसा जाता है। नीला रंग के लिए नील का प्रयोग किया जाता है, वही नील तीन कठिया प्रणाली वाला। उसके बाद नारंगी के लिए पलास के फूल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने देख लिया पटना कलम जैसी इसमें बारीकियां नहीं होती है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में ब्रश वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्वदेशी और स्वनिर्मित रंगों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चित्रों में लोक कल्पना की ऊंची उड़ान, कला से गहरा भावनात्मक लगाव होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, प्राचीन महाकाव्यों के दृश्य लोगों के प्रकृति के साथ जुड़ाव को दिखाया जाता है। देखिए, प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रूफ दिखाया कहाँ था, ये पशु पक्षी। पशु पक्षी का चित्र क्या है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुई है। इस तरह से रंगों का प्रयोग, इस तरह से रंगों का प्रयोग, ये सब क्या है, प्रकृति से ही जुड़ाव है, ठीक है। इस मधुबनी पेंटिंग का सब्जेक्ट क्या है, शादी ब्याह, पर्व त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, इन सारी चीज़ों में इसको दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी शैली क्या है, जयमितीय पैटर्न पर आधारित होती है, ओके। आधुनिक ब्रश के बजाय टहनी, माचिस के तीली और उंगली से बनाया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा ही। लेकिन वर्तमान में मार्केट के हिसाब से सिंथेटिक रबर और फिर नीब पेन, ब्रश इत्यादि का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, ठीक है। इसके चित्र सूर्य, चंद्रमा, खगोलीय पिंड पर ही सेंटर्ड होते हैं जनरली, ठीक है। अब देखिए, इसका रीजन कौन है। हम लोगों ने कल देखा था क्या, मौर्य कला, पटना कलम। पटना कलम का रीजन ये है, ये वाला रीजन, पटना वाला रीजन पटना कलम है। और इसका रीजन है ये वाला, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी। उसके बाद थोड़ा सा नेपाल में भी होता है, तो नेपाल भी ले लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। जनकपुर, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, ये सब वाला पोर्शन, ठीक है। आगे देखिए,
आगे दुनिया के सामने इसे लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वहाँ दरभंगा के सब डिविजनल ऑफिसर थे, उन्हीं को, उनका नाम है WJ आर्चर, उन्हीं को दिया जाता है। ठीक है। इसके निशान रामायण में भी देखे गए हैं, ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसके निशान कहाँ देखे गए हैं? रामायण में भी। अब इसके कुछ आर्टिस्ट के नाम, जैसे सीता देवी, गंगा देवी, बउआ देवी, गोदावरी दत्त, पद्मश्री जगदम्बा, सत्यनारायण लालकर्ण, भारती दयाल, कौशल्या देवी, कर्पूरी देवी, महालक्ष्मी, दुलारी इत्यादि इनके नाम हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जब विशेषताओं के साथ जब एग्जाम में आंसर में इसको लिखा जाएगा ना, इस नाम को, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में इसकी कुछ चीज़ें भी देख लेते हैं जो एग्जाम में अगर लिखेंगे तो इसकी प्रासंगिकता को शो करेगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि इसकी क्या आज भी प्रासंगिकता है, उस हिसाब से। हाल ही में शीश कला देवी की पेंटिंग जापान के एक प्रदर्शनी में दिखाया गया है। ठीक है। और जापान के टोकोमाची शहर में, कहाँ? जापान के टोकोमाची शहर में मधुबनी पेंटिंग का संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। ओनली ओनली फॉर मधुबनी पेंटिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली मधुबनी पेंटिंग के लिए। ठीक है। अब देखिए, अंदर भी पूछ सकता है मंजूषा पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग। मान लीजिए इसको 36 नंबर में पूछे, 37 38 में पूछे, या फिर ऐसे भी तो पूछ सकता है कि मंजूषा पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग में अंतर स्पष्ट करें। 7 नंबर में तो पूछ ही सकता है ना। देखिए, तो ये देखना है, बिहार के अंग क्षेत्र में मंजूषा पेंटिंग यानी भागलपुर वाले रीजन में होता है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ होता है? मिथिला वाले रीजन में। ठीक है। इसमें केवल 3 प्रकार के कलर का यूज किया जाता है। किसमें? मंजूषा पेंटिंग में रेड, ग्रीन और येलो। वहीं मिथिला कलर में, मधुबनी पेंटिंग में ढेर सारे कलर का यूज किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, मंजूषा पेंटिंग बिहुला विषहरी लोक कथा, उसके प्रेम कथा पर आधारित है, लेकिन मधुबनी पेंटिंग धार्मिक चीज़ों पर आधारित है। और ये कहानी ओरिएंटेड मंजूषा पेंटिंग है, लेकिन मिथिला पेंटिंग क्या है? डिजाइन ओरिएंटेड है। मधुबनी पेंटिंग में किनारा यानी बॉर्डर बनाना मैंडेटरी है, लेकिन मधुबनी पेंटिंग में, सॉरी, मंजूषा पेंटिंग में बॉर्डर बनाना मैंडेटरी है, लेकिन मिथिला पेंटिंग में ये चीज़ें ऑप्शनल है। आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। देखिए, मंजूषा पेंटिंग के बारे में भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मंजूषा पेंटिंग, मंजूषा का मतलब क्या होता है? बॉक्सा, यानी उस समय के मंजू मंदिर के आकार का एक बॉक्सा था। ठीक है। देखिए, इसे अंगिका कला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह भागलपुर क्षेत्र में होता है और भागलपुर को अंग प्रदेश जाना माना जाता है। मंजूषा पेंटिंग में सांप की आकृति हमेशा उपस्थित होती है, इसलिए इसे सांप की पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। मंजूषा पेंटिंग जूट, कागज की बक्सों पर बांस से, ये सब चीज़ें से बनाया जाता है। मंजूषा पेंटिंग में अंदर में घूमता हुआ सांप, ये सांप घूमता हुआ रहता है, बिहुला के प्रेम और बलिदान की कहानी में केंद्रीय चरित्र को दर्शाता है। ठीक है। इसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी मिल जाता है। इसके प्रमुख पात्र है सांप, ये मेन है, चंपा का फूल, सूर्य, चंद्रमा, हाथी, कछुआ, मछली, मैना पक्षी, कमल का फूल, कलश, तीर धनुष, शिवलिंग, पेड़ इत्यादि। लेकिन महत्वपूर्ण पात्र होते हैं शिव, मनसा देवी जो विषारी है, बिहुला, बाला, हनुमान, चंदू सौदागर, ये महत्वपूर्ण पात्र है। ठीक है। इसकी कहानी है, बिहुला ने अपने पति को देवता के प्रकोप और सर्पदंश से बचाया था। इसी लोक कथा प्रेम कथा पर आधारित है। कौन? मंजूषा कला। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों ने मंजूषा कला कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं पाला आर्ट। ठीक है। मंजूषा कला क्या पूछ सकता है? मंजूषा कला की विशेषता पूछ सकता है। मंजूषा कला और पटना कलम में अंतर पूछ सकता है। पटना कलम और उसके बाद एक और क्या था, मधुबनी पेंटिंग में अंतर पूछ सकता है। मधुबनी कुछ भी पूछे तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इन सारी चीज़ों को। ठीक है। और अब हम लोग करेंगे पाला कला। क्या क्या देखेंगे इसमें? पाल कला की सबसे पहले परिचय देखेंगे, उसके बाद इसकी विशेषताएं देखेंगे, इस पर विभिन्न धर्मों का प्रभाव देखेंगे, इसकी निगेटिविटी देखेंगे, उसके बाद निष्कर्ष अंत में देख लेंगे। ठीक है। देखिए, परिचय में इसका विकास हुआ था पूर्व मध्यकालीन बिहार में 8वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था। ये डेवलप ज़्यादा कब हुआ था? पाल शासक के समय में हुआ था। और उसके बाद जो पाल शासक बौद्ध के अनुयायी थे। अब यहीं से दिख रहा है इस पर कौन से धर्म का
ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो वो बौद्ध धर्म है। देखिए इसकी विशेषताएं, हैं स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला। अब देखिए स्थापत्य कला में महाविहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर, और हम लोगों ने स्तूप ऑलरेडी देख रखा है मौर्य कला में, ठीक है। उसके बाद मूर्ति कला कांसा और पत्थर की मूर्ति बनी होती है। चित्रकला पांडुलिपि भित्ति चित्र की होती है, ठीक है। आगे अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। स्थापत्य कला में इसको भवन निर्माण कला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं देखिए, स्थापत्य कला की विशेषताएं, ठीक है। पक्की ईंटों पर आधारित भवन होती है, जैसे कि उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला महाविहार में पाया गया है, ठीक है। निर्माण एक विशिष्ट योजना के तहत किया जाता है। किसी भी भवन का निर्माण एक विशिष्ट योजना के तहत किया जाता है। दीवार के बाह्य भाग पर मिट्टी के तख्तियों से सजावट का काम किया जाता है, ठीक है। यह कला तत्कालीन आर्थिक समृद्धि के स्मारक भी है, ठीक है। देखिए सूरजगढ़, जयमंगलगढ़, कहलगांव के गुफा का मंदिर, गया का विष्णुपद मंदिर और अर्ध मंडप इसका विशिष्ट उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे महाविहार। इसका दूसरा विशेषता क्या था? महाविहार। यही है महाविहार। देखिए ये जो दिख रहा है ये है क्या? महाविहार है, ओके। हाँ, ये जो होता है ये वाले पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? बरामदा बोलते हैं। और ये सब क्या है? कमरा है। और ये जो दिख रहा है ना, ये वाला ये है ओपन आंगन, खुला हुआ आंगन, ठीक है। और यहाँ यहाँ क्या है? इंट्रेंस है, ठीक है, समझ गए। ये महाविहार है। अब देखते हैं महाविहार की विशेषताएं, इसका निर्माण क्यों किया जाता था। देखिए महाविहार का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास और शिक्षा स्थान के लिए किया जाता था। इसकी स्ट्रक्चर है कि पक्की ईंट से निर्मित आयताकार भवन और खुला आंगन होता है। देख लिए, पक्की ईंट से निर्मित, आयताकार, उसके बाद ये खुला आंगन, ओके। आंगन के चारों ओर बरामदा, देख लिए, आंगन के चारों ओर ये रहा आंगन और ये रहा बरामदा, ठीक है। आंगन के चारों ओर बरामदा, बरामदा के पीछे कमरा। देखिए ये जब बरामदा है और ये सारे क्या है? ये सारे कमरे हैं, ओके। और उसके बाद कमरे 2 मंजिला का होता था, जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती थी। एग्जाम्पल देखिए, उदंतपुरी का महाविहार गोपाल द्वारा बनाया गया है। विक्रमशिला का महाविहार धर्मपाल द्वारा बनाया गया है। सोमपुरी जो बांग्लादेश में है उसका महाविहार भी धर्मपाल द्वारा ही बनाया गया है। ये एग्जाम्पल में देने से आंसर क्या हो जाते हैं? ज़्यादा मजबूत होते हैं। अब क्या देखेंगे? चैत्य। चैत्य क्या है? बौद्ध पूज्य स्थल है। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, अनिमेष लोचना चैत्य श्राइन। ये महाबोधि मंदिर प्रांगण में है। ये कहाँ है? बोध गया में है। मतलब बिहार में पूछे, अगर बिहार का में हम ले रहे हैं, बिहार का एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। एग्जामिनर क्या सोचेगा? बिहार के बारे में जानकारी है आपको ज़्यादा। अनिमेष लोचना चैत्य श्राइन, ये कहाँ है? महाबोधि मंदिर प्रांगण बोध गया में है। देखिए ये है चैत्य, ओके। चैत्य ये वाली ऐसे 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 होती है, इधर से बना हुआ। यहाँ पर इसका ये एंट्रेंस है, ये इसका एंट्रेंस है। और उसके बाद यहाँ बीच में एक ये बना हुआ होता है, स्तूप होता है ये, ठीक है। और ये जो बुनका बूंदा 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 दिख रहा है ना, ये जो बूंदा दिख रहा है, बूंदे बूंदे, ये है पिलर्स, ठीक है। आइए, स्तूप के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है, मौर्य कला में। उसके बाद अब मंदिर के बारे में देखते हैं। देखिए पाल शासक बौद्ध को मानने के बाद हिंदू मंदिरों को काफ़ी प्रोत्साहित किए थे, इसलिए मंदिर इस कला का इम्पोर्टेंट पोर्शन हो जाता है। इस काल में नागर शैली में मंदिर देखने को मिलता है। नागर शैली जनरली उत्तर भारत के मंदिर होते हैं, नागर शैली, ठीक है। जैसे कहलगांव का गुफा मंदिर, गया का विष्णुपद मंदिर। मंदिर वंगा शैली में ज़्यादा पाया गया है, जैसे वर्धमान का सिद्धेश्वर मंदिर। वर्धमान कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में भी है, ठीक है। मूर्तिकला अब देखेंगे हम लोग। मूर्तिकला पत्थरों से बना हुआ होता था या फिर कांस्य से बना हुआ था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में नालंदा में देख लेते हैं। देखिए अर्ध नालंदा में क्या है? अर्धपैका में बैठे हुए
अवलोकितेश्वर की बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है। और फिर नालंदा में है भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठा हुआ बुद्ध भी है। राजगीर, बोध गया, घोसरानवा आदि में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। इसकी मूर्तियां जो होती है प्रायः बौद्ध धर्म से प्रेरित होती है, लेकिन विष्णु, राम, सूर्य, गणेश आदि की मूर्तियां भी पाई गई हैं, ठीक है। अब कांसे से बनी हुई मूर्तियां सांचे में ढालकर बनाया जाता है। पाल कला की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है धीमन एंड बीठपाल, जो कि नालंदा के हैं। इस काल के दो प्रमुख मूर्तिकार हैं जो धर्मपाल और देवपाल के क्रमशः समकालीन थे। उसके बाद इस काल की मूर्तियों की तुलना चोल काल की नटराज की मूर्तियों से की जाती है, ठीक है। इस पर बौद्ध एवं अन्य देवी देवताओं की प्रभाव को देखा जा सकता है, जैसे कि नालंदा, कुकरीहार, गया और सुल्तानगंज से पाए गए मूर्तियों में है। उसके बाद पत्थर से बना हुआ मूर्ति, ये बेसाल्ट के पत्थर से बने होते हैं, जिसके साक्ष्य संथाल परगना और मुंगेर से मिलता है। इस पर अलंकरण ज़्यादा होता है, किस पर? पत्थर से बने हुई मूर्तियों पर। बिहार की इस काल की मूर्तियाँ बंगाल के अपेक्षा मोटी है। बिहार में जो भी इस काल की मूर्तियाँ मिली है, बिहार में इस काल में जो भी मूर्तियाँ मिली है, बंगाल में मिली हुई पालकालीन मूर्तियों से पतली है, और बंगाल की क्या है? मोटी है, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे? चित्रकला। इस पर वज्रयान शखा का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। चित्रकला में क्या क्या देखना है? एक पांडुलिपि देखना है, एक भित्ति चित्र देखना है। देखिए, पांडुलिपि मुख्यतः ताम्रपत्र पर बनाया जाता है, जिसकी यूज सजावटी में किया जाता है। यह रेड, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन इत्यादि कलर का हो सकता है। जैसे अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा परमिता, ये कहाँ पर अभी है? ये पांडुलिपि है जो कैम्ब्रिज, ब्रिटेन का एक संग्रहालय है, वहाँ पर संरक्षित है, ठीक है। भित्ति चित्र में देखेंगे, दीवार, गुफा, मंदिर के चित्रण के लिए इसका यूज किया जाता है। फल, फूल, पशु, मानव की अधिकता होती है इसमें, जैसे कि सराय नालंदा में एक जगह है, वहाँ से पाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस पर बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव हम देखते हैं। जैसे महाविहार का जो निर्माण है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, शिक्षा के लिए और आवासन के लिए। चैत्य या स्तूप बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। मैक्सिमम मूर्तियाँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जैसे बुद्ध, बोधिसत्व, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, तारा इत्यादि की मूर्तियाँ नालंदा, कुकरी, गढ़ा, गया इत्यादि में पाया गया है। ये सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अष्टसहस्त्री का प्रज्ञा पारमिता, पंचरक्ष, प्रमुख, पांडुलिपि रिलेटेड, ये सारे किस चीज़ से है? बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। भित्ति चित्र का प्रमाण सराय जो कि नालंदा में है, वहाँ से मिलता है। यहाँ पर बोधिसत्व, जाम्बला इत्यादि का चित्रण मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग इसकी आलोचना करेंगे। हम लोगों ने इनकी विशेषताएं तो देख लिया, अब उसके बाद इसकी निगेटिविटी देखते हैं, ठीक है। या लिमिट्स कहिए, निगेटिविटी कहिए। इसमें अत्यधिक ईंट एवं पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है, इस वजह से स्टेबिलिटी इसका कम है मौर्य कला के अपेक्षा, ठीक है। मूर्ति के अग्रभाग पर ज़्यादा जोर दिया गया है, यही कारण है कि पश्च भाग समतल दिखाई देता है। गुप्तकालीन मूर्तियों के समान इसमें सौंदर्य नहीं है। कुछ मूर्तियों को देखने से धार्मिक असहिष्णुता का भी एहसास होता है। इस प्रकार यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? देखिए, हम लोगों ने मौर्य कला कंप्लीट कर लिया, पाल कला कंप्लीट कर लिया, पटना कलम भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मधुबनी पेंटिंग भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने मंजूसा कला भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, या फिर पेपर 2 का कुछ पोर्शन उठाएंगे, ठीक है। इस तरह से कर करके हम लोग सारी चीज़ें अगले 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।